चलिए सुनो, 86वां संविधान संशोधन करवाया था। गेट बंद करना पीछे वाला। सुनिए, एक बार मैं 2 मिनट रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये 86वां संविधान संशोधन मैं कल पेपर देख रहा था, उसके अंदर भी पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, आज आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन का बिल पारित हो गया। लोकसभा में पेश हुआ था, लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा। कौन सा संविधान संशोधन है? 129वां। पास हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, तो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति इस पर साइन कर लेगा, तो ये 129वां संविधान संशोधन हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ध्यान रखना, ठीक है? क्या हुआ? हाँ, संविधान संशोधन, सॉरी 129वां विधेयक है, जब साइन होंगे तब 129वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 129वां विधेयक है, संविधान संशोधन होगा 107वां। सही, ठीक है? विधेयक होता है जब तक साइन नहीं होते राष्ट्रपति के, ठीक है? साइन होने के बाद ये संविधान संशोधन हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो, इसके तहत मैंने लास्ट टाइम में आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो बताया था 21 से, और एक बताया था 51A। 51A क्या है? मौलिक कर्तव्य। और 21 से क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, सुनिए, 21 से मौलिक अधिकार और 51 में मौलिक कर्तव्य। अधिकार क्या दिया? अधिकार दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। कर्तव्य क्या दिया? कि सरकार और माता पिता का कर्तव्य है। क्या हुआ? कौन से बैच के? एसएससी की इतनी संख्या ही नहीं है। ये आवाज कौन कर रहे हैं? चलो सुनो, यहां पर शुरू करूं मैं? हाँ। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिक्षा के अधिकार के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 2 पॉइंट जोड़े गए थे, 21A और 51A। ठीक है, इस संविधान संशोधन की अनुपालना में अपन एक विधेयक लेकर आए थे, जो बाद में राष्ट्रपति के साइन से कानून बन गया। वह था RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसको कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 2010। इसके तहत जो निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। बात समझ में आ गई? फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक नई शिक्षा नीति 2020। बताओ, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे। के कस्तूरी रंगन। एक मैंने सिस्टम बताया था 5+3+3+4। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, पेपर में आएगा और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं आगे कुछ और बातें करता हूं। कल मैंने कुछ योजनाओं की बात की थी, उन योजनाओं को शायद मैंने लिखवाया था। अब कुछ और अन्य योजनाएं, उनकी अपन बात करते हैं। सुनना, एक योजना है, बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है, और आप लोगों ने इस योजना का नाम भी सुना होगा, अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग
योजना। ठीक है, सुनना, अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। देखिए, एक योजना आती है, उस योजना का नाम था RGHS, सुना है। एक ऐसी कैसी योजना थी, वह थी आयुष्मान भारत योजना। एक अशोक गहलोत ने शुरू की थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो सुनना, ये सब योजना कैसी है, ये भी अशोक गहलोत ने शुरू की थी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। देखो नाम से पता चल रहा है कोचिंग, है ना। इसके अंदर कोचिंग करवाने पर जो विद्यार्थी है उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। सुनो, पहली बात, कोचिंग कैसी होगी, कोचिंग होगी, पहला तो है प्रोफेशनल कोर्सेज की, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। प्रोफेशनल कोर्सेज तो तुम लोग क्या आरएस बनोगे, और तुम लोग क्या है कि मतलब अभी विद्यालय से निकले हो और तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो। अब यही अध्यापक भर्ती मेंटर बैच या कोई दूसरे बैच होते हैं ना, तो मैं ईमानदारी से ऐसे बाहर निकाल देता। उनको पूछना, कोई बच्चा बोलता तक नहीं क्लास में। अब मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी निकले हैं, तो अभी अगर इन्जॉय नहीं करेंगे, अभी मैं इनको बाहर निकाल दूँ तो वो बाहर जाते जाते मेरे को गाड़े देते जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब ये दूसरी बैच हो ना, तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट रहता हूँ। अब आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूँ तो तुम लोग यूँ कि अरे मार सा मैं बाकी। और तुम लोगों के साथ क्या है, तुम लोगों के साथ क्या है, लंबा सफ़र है, फाउंडेशन बैच है, 2-2 साल का। तो अब मैं अगर इस तरह से डांट दूं तो तुम 2 साल ही मुझे यूं टेढ़ी आंखों से देखोगे, मोहित सर आए। और नहीं तो दूसरे बैच होते हैं 2-3 महीने के, 4 महीने के, तो 4 महीने बाद वो अपने घर में अपने घर, है ना। तो मत किया करो रे। देखो फिर क्या होता है, मेरा माइंड है ना बहुत एक्टिव बहुत रहता है क्लास में। अब तुम लोग कुछ भी मिसबिहेव करते हो ना, अब यहाँ से सब दिखता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, अब मेरा ध्यान पता है उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते अनुप्रति कोचिंग योजना, फिर मैं आ जाऊंगा RGHS, फिर मैं चला जाऊंगा गोगा जी, फिर मैं चला जाऊंगा बाबू जी, फिर अड़बू जी, फिर कल्ला जी। तो फिर समस्या किसके, आपके, है ना। तो इस वजह से मत किया करो। चलो सुनो, अगर डिसिप्लिन से रहोगे, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन मैं फिर किसी को हंसते देखता हूँ, बात करते देखता हूँ, तो बात अंदर दब जाती है मेरे। मैंने कहा कि नहीं बतानी। ठीक है, सुनो। अब प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है और कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने IIT का नाम सुना है, IIT की फुल फॉर्म होती है हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। देखो IIT है, इसके अलावा आप लोगों ने और नाम सुना होगा एम्स का, है ना।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। ये ऐसी कॉलेज होती है जो बहुत प्रेस्टिजियस है, और अगर आप इनके अंदर एडमिशन लेकर अपनी बीटेक या एमबीबीएस करते हो ना, तो जब आप यहाँ से पास आउट होंगे ना, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। आईआईटी से अगर कोई पास आउट होता है तो उनकी सैलरी ईयरली का पैकेज लगता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, तो इनके अंदर एंट्री लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एंट्री लेने के लिए आप लोगों ने पेपर का नाम सुना होगा, IIT जी सुना है, जेई, और नीट का नाम सुना होगा। अभी आपको पता होगा पेपर आउट हुआ था नीट का, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। तो इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम पास करना किसी के बस की बात है नहीं, कोचिंग करनी पड़ेगी आपको 12वीं के बाद। तो ये वाली हो गई प्रोफेशनल कोर्सेज। कॉम्पिटिटिव मतलब वो सब कोर्सेज जिसकी तैयारी आप लोग करते हो, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, RSM SSB है। RSM SSB और आरपीएससी के बारे में पता है ना। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये उन भर्तियों का आयोजन करता है जिनका पे ग्रेड 3600 से ज़्यादा है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उन भर्तियों का आयोजन करता है जिनका पे ग्रेड 3600 से कम है। अब ये पे ग्रेड क्या होता है, ये आप लोग जब नौकरी लगोगे तब पता चलेगा, ठीक है। बाकी राजस्थान में 2 एजेंसियां हैं, आरपीएससी और RSM SSB, और यूपीएससी सेंट्रल लेवल की। तो अगर आप इनकी तैयारी करते हो तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अगर आप इन 2 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, और सरकार ने बोला कि जो बेचारे गरीब परिवार हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, कितने से, 8 लाख रुपए, ये आय ध्यान रखना आप, कितने से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, तो उन परिवार के बच्चों को हम लोग कोचिंग करवाएंगे, ठीक है। कोचिंग करवाओगे, अच्छी बात है। अब कैसे सिलेक्शन लोगे, कैसे प्रोसेस होगा, तो सरकार ने क्या बोला कि वो सभी कोचिंग जो इस योजना के अंदर लिस्टेड है, देखो राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग है इस योजना के अंदर नहीं आती, जो इन योजनाओं के अंदर आती है उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट है, ठीक है। वो पूरी की पूरी लिस्ट इस योजना के तहत लगी हुई है, अनुप्रति कोचिंग योजना। अगर आप इन कोचिंगों के अंदर प्रवेश लोगे तो ही आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर आप इस लिस्ट के अंदर जो कोचिंग है उसके अलावा किसी अगर कोचिंग में प्रवेश लोगे तो फायदा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब पता कैसे चलेगा, जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना के लगभग 30,000 बच्चों को फायदा देना है। फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चों को फायदा देना है, 30,000। तो इस 30,000 में इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे हम लोग अगर IAS की तैयारी करते हैं तो इसके इतने बच्चे लेंगे, RS की तैयारी करते हैं उनके इतने बच्चों को फायदा देंगे, रीट की तैयारी करते हैं इनके इतने बच्चों को फायदा देंगे। ऐसे इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। टोटल कितने बच्चों को लेना है, 30,000। अब 30,000 बच्चों का चयन कैसे करोगे, 30,000 बच्चों का चयन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूं, और IAS के लिए जो न्यूनतम पात्रता है वह है स्नातक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरूंगा, और स्नातक में मेरे जितने परसेंटेज आए उस परसेंटेज को मैं साथ में लगाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल सरकार चाहती है कि IAS के अंदर हम लोग 150 बच्चों को अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कोचिंग दें, तो 150 लोगों की क्या होगी, एक मेरिट निकलेगी। स्नातक पे जिसने परसेंटेज प्राप्त की है उस परसेंटेज के आधार पर 150 बच्चों को चुना जाएगा। 150 बच्चों को ले लिया, ये हो गए IAS के अंदर। RS के अंदर मान लो 1000 बच्चों को कोचिंग देनी है, तो 1000 बच्चों की एक शॉर्टलिस्ट निकलेगी कि स्नातक के आधार पर कितने बच्चों ने, जो 1000 टॉप 1000 में आएगा उनको अपन RS के लिए चूज करेंगे। इस तरह से इन बच्चों का चयन किया जाएगा। अब चयन हो गया, इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब कोचिंग में आप आओगे तो यहाँ पर कार्ड चेक होते हैं, जैसे वहाँ पर भी कार्ड चेक होंगे कि फीस जमा कराई कि नहीं कराई। तो वो जैसे ही आपका कार्ड देखेगा उसको पता चल जाएगा कि ये अनुप्रति कोचिंग योजना का बच्चा है, इसकी फीस सीधी की सीधी कौन देगा, सरकार। सरकार सीधा का सीधा कोचिंग संचालक के खाते में ट्रांसफर कर देगा, बच्चे को बीच में लेना देना नहीं। इस योजना का नाम क्या है, अनुप्रति कोचिंग योजना। बात समझ में आ गई। तो अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। क्लियर है, अनुप्रति कोचिंग योजना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक योजना ये हो गई। इसके अलावा देखो कुछ विद्यालय हैं अपने के राजस्थान में, उनको अपन अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी विद्यालयों का नाम सुना है, अभी बहुत ज्यादा चले थे बीच में। तो इस तरह के बहुत सारे विद्यालय, सुनो, एक विद्यालय आता है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय।
अब ये किसके नाम पर है? कस्तूरबा गांधी के नाम पर है। ठीक है, कैसे विद्यालय है? बालिका, मतलब इसके अंदर कौन पढ़ेगी? बालिकाएं पढ़ेगी। सुनना, इसके अंदर कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो विद्यालय हैं 6 से 12 तक संचालित होंगे, कक्षा 6 से कक्षा 12। ठीक है, एक से संचालित कर नहीं सकते, एक में 2 बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो हॉस्टल जाने लायक होते नहीं है। और किस तरह के विद्यालय हैं? आवासीय। आवासीय मतलब अंदर रहने की फैसिलिटी भी है और पढ़ने की फैसिलिटी भी है। इन विद्यालयों का नाम है कस्तूरबा गांधी। एक विद्यालय आते हैं मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। अब इसमें देखो नाम से पता चल रहा है, मेवात मतलब मेव समुदाय। और मैंने आपको एक योजना करवाई थी, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम करवाया था ना। कितने जिलों में संचालित था? 3, अलवर, खेरथल, तिजारा, डिग। तो उन्हीं क्षेत्रों में जो बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को पढ़ाई के लिए बढ़ावा देना, उनके लिए अपन अलग से विद्यालय संचालित कर दिए। उन विद्यालयों का नाम रखा मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। अब इन विद्यालयों के अंदर ध्यान रखना, ये विद्यालय संचालित होंगे 6 से लेकर 8 तक। ये 6 से 12 और ये 6 से 8। फिर एक विद्यालय आते हैं, उन विद्यालयों का नाम है आदर्श विद्यालय। क्या नाम है? आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय देखो क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है? आदर्श मतलब अपन क्या करेंगे, ये आदर्श विद्यालय माध्यमिक लेवल का होगा, मतलब कक्षा 9 से 12 तक। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर, प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर अपन एक विद्यालय को दर्जा देंगे। किसका? आदर्श विद्यालय। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से ज्यादा दे दो। अब ग्राम पंचायत लेवल पर हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालय 2, 3, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। अब इसमें से जो सबसे बढ़िया विद्यालय होगा, उस विद्यालय को अपन नाम क्या देंगे? आदर्श विद्यालय। जैसे उस विद्यालय का नाम है फॉर एग्जाम्पल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौटन, तो अब उसको अपन आदर्श विद्यालय का दर्जा दिया तो उसका नाम हो जाएगा आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौटन। अब आदर्श विद्यालय क्यों दर्जा दिया? ताकि बाकी वाले भी विद्यालय उसको देखेंगे ना कि इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय का दर्जा दिया है, तो हम भी इतना अच्छा काम करें कि हमारे विद्यालय भी क्या बन सके? आदर्श। समझ में आ गए? तो ये आदर्श विद्यालयों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बजट ज्यादा मिलेगा, बजट ज्यादा मिलेगा तो फायदा भी ज्यादा होगा, दूसरी चीजें भी फायदे, खेलकूद की एक्टिविटी ज्यादा होगी। इस तरह से होते हैं आदर्श विद्यालय। एक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय। कौन सा विद्यालय? उत्कृष्ट विद्यालय। उत्कृष्ट विद्यालय ध्यान से सुनना, प्राथमिक लेवल पर होंगे, मतलब 1 से 8। ये थे 9 से 12। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं। उसमें जो सबसे बढ़िया विद्यालय होगा प्राथमिक लेवल का, जो 1 से 8 तक का होगा, उस विद्यालय को अपन दर्जा क्या देंगे? उत्कृष्ट विद्यालय का। तो ध्यान से सुनना, आदर्श विद्यालय कौन सा विद्यालय होगा? सेकेंडरी लेवल का, और जो उत्कृष्ट विद्यालय वो होगा प्राइमरी लेवल का। बात समझ में आ गई? चलो, अब एक नया कंसेप्ट और आया। इस कंसेप्ट का नाम है लैब विद्यालय। क्या नाम है? लैब विद्यालय। अब ये लैब विद्यालय क्या है? अपन ने 2 तरह के विद्यालय लिए, एक तो लिए आदर्श विद्यालय और एक लिए उत्कृष्ट विद्यालय। बात समझ में आ गई? एक तो आदर्श विद्यालय कौन से? सेकेंडरी लेवल के। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर अपने एक सेकेंडरी विद्यालय को क्या दर्जा दिया था? आदर्श का। और प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्राइमरी विद्यालय को अपन ने दर्जा दिया उत्कृष्ट का। अब लैब विद्यालय क्या है? अब पूरे जिले में 3 आदर्श विद्यालय लेंगे और 3 उत्कृष्ट विद्यालय लेंगे। अब जैसे बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में ग्राम पंचायत लगभग 150 के आसपास है। ठीक है, तो 150 तो हो गई आदर्श विद्यालय और 150 ही हो गए उत्कृष्ट विद्यालय। अब इन 150 आदर्श विद्यालयों और 150 उत्कृष्ट विद्यालयों में मैं 3 आदर्श विद्यालयों का चयन करूंगा और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन करूंगा, और इनको मैं क्या दर्जा दूंगा? लैब विद्यालय। बात समझ में आ गई? ये पेपर में सवाल आया हुआ है, लैब विद्यालय क्या है? तो लैब विद्यालय क्या है? सबसे पहले आपको आदर्श विद्यालय लिखने पड़ेंगे, उत्कृष्ट विद्यालय लिखने पड़ेंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि संपूर्ण जिले से 3 आदर्श विद्यालय और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को मिलाकर क्या बनाए गए? लैब विद्यालय। अब लैब विद्यालयों का डेवलपमेंट करना है, तो अपन ने क्या किया? आपने नाम सुना है डाइट का? डाइट सुना है नाम? फुल फॉर्म क्या है? हाँ? हाँ बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। सुनो,
डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। बात समझ में आ गई? ये डाइट की फुल फॉर्म है। अब अपन ने देखो ये लैब विद्यालयों का चयन किया ना, अब लैब विद्यालयों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, इन लैब विद्यालयों को इसको गोद दे देंगे। किसको? डाइट। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो जिले में सब विद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करती है, उसको अपन बोलते हैं डाइट। ठीक है, तो अपन किसको गोद दे देंगे? डाइट को। और डाइट की फुल फॉर्म क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो कितने विद्यालय बताए? एक तो बताया मैंने कस्तूरबा गांधी, एक बताया मेवात, एक बताया आदर्श, एक बताया उत्कृष्ट, एक बताया लैब। अब सुनना, एक विद्यालय है स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय। ठीक है, देखो मॉडल को हिंदी में बोलते हैं नमूना, है ना? वो नमूना वो वाले नमूने नहीं, मॉडल मतलब अच्छा है, इसमें अच्छे के सेंस में हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद पढ़ने बहुत अच्छे थे, तो पढ़ाई के साथ हमेशा स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, ये 2016 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 2016 में। और ये विद्यालय संचालित की कक्षा 6 से 12 तक। अब ये स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय 2016 में किसकी सरकार थी? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। और आजकल के टाइम में आप लोग देखो कि इंग्लिश की कितनी बहुत महत्ता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर महसूस करता है कि मुझे कुछ नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं जो आरएस मेंस और यूपीएससी मेंस भी इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि भाई हाँ, अगर अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो जो कॉपी चेकर है वो हमको ज़्यादा अच्छे नंबर देगा। सामान्यतः ऐसा है नहीं, लेकिन धारणाएं बनी हुई लोगों की। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि इसको इंग्लिश नहीं आती मतलब नील बटा सन्नाटा है, ये वो कुछ नहीं आता इसको। ईमानदारी से ये मेंटलिटी है। कई लोगों के अंदर आप जाओगे ना तो कई विद्यालयों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, इस तरह की बातें हैं कि अगर उन विद्यालयों के अंदर उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती, वो अपने बच्चों को एडमिशन देते नहीं है कि तुम्हारे माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो तुम लोग यहाँ पे अंग्रेजी बोल दोगे, लेकिन घर पे जाके भाई हिंदी मारवाड़ी बोलोगे, एडमिशन ही नहीं मिलता। ऐसा कई विद्यालय में आपको बताऊँ। तो सरकार चाहती है कि अंग्रेजी में हम लोग थोड़ा लेवल अप करें, और राजस्थानी लोग रह गए तो हम तो वैसे भी इंग्लिश आती नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वैकेंसी निकली उसमें पहले सिलेबस चेक करते हैं कि उस सिलेबस अंग्रेजी नहीं है तो फॉर्म भरेंगे, अंग्रेजी है तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। मैं पहले एक कांस्टेबल का बैच लेता था, मैंने उनको ये पूछा कि आप लोगों ने कांस्टेबल को क्यों चूज़ किया? आप दूसरा भी तो चूज़ कर सकते थे, क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं। तो कि सर कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं है, बस यही कारण है। उनको इंग्लिश नहीं होने की वजह से वो कांस्टेबल में जाना पसंद करता है। बाकी आप कोई भी एग्जाम लोगे तो आपको इंग्लिश से फेस करना पड़ेगा, और तो इंग्लिश इधर आई वो उधर कल्टी मारता है। तो कल मैंने एक योजना बताई थी, कौन सी? विद्या संबल योजना बताई थी ना, जिसके तहत अपन ने गेस्ट फैकल्टी की इंतजाम किए थे। तो 2016 में जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल संचालित किए, और ये स्कूल 6 से 12 तक थे। लेकिन ये जो स्कूल थे ना वो सीबीएसई पैटर्न पर थे। किस पर थे? सीबीएसई। सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर आधारित थे। ये किसने शुरू किए थे? ये शुरू किए थे बीजेपी की सरकार ने 2016 में। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, और अशोक गहलोत जी ने बोला कि यार ये आपने शुरू किए तो किए, लेकिन 6 से 12 तक क्यों किए? 1 से 12 तक क्यों नहीं किए? अब 6 से 12 तो 1 से लेकर 6 तक तो बच्चे की नींव कमजोर पड़ गई। आप पहली क्लास के अंदर इसको इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं सिखाते? तब उन्होंने एक नए विद्यालयों की स्थापना की, और उन विद्यालयों का नाम रखा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ये शुरू किए किसने? गहलोत सरकार ने। ठीक है, कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? ये 6 से 12 तक थे, इनको 1 से 12 तक है। 1 से 12 तक ये सीबीएसई पैटर्न पर थे, इनको आरबीएसई पैटर्न पर शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों तरह के विद्यालय, दोनों इंग्लिश मीडियम है। एक तो है स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, और दूसरा है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो ये इतने सारे विद्यालयों के प्रकार है जो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया। सुनो, कल मैंने शायद आपको
बाल वाटिका करवा दिया था। ये वाली लिखवाई थी क्या? लिखवा दी थी। चलो, नहीं लिखवाई थी क्या? हाँ, ये वाली भी लिखवा दी थी। चलो, अनुप्रति कोचिंग योजना सुनो, सुनो सुनो पहले। शुरुआत याद करनी पड़ेगी 5 जून 2021। 5 जून को कौन सा दिवस होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखो, तारीख याद नहीं हो तो ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया गया 5 जून 2021। SC, ST, OBC, MBC, EWS अल्पसंख्यक लगभग सब आ गए ना। SC, ST, OBC, MBC की फुल फॉर्म, MBC की फुल फॉर्म नहीं, माइनॉरिटी लिखा हुआ है, माइनर अल्पसंख्यक, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें आपने नाम सुना होगा देवासी, राइका, बंजारा, गुर्जर, ये सुने, वो सब आते हैं MBC के अंदर। EWS की फुल फॉर्म इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। OBC की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, ST की शेड्यूल्ड ट्राइब और SC की शेड्यूल्ड कास्ट। इन सब वर्गों जिनकी वार्षिक आय कितने से कम है? 8 लाख रुपए से, उसको अपन ने लिया, ठीक है। केवल 1 वर्ष तक लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, एक योजना थी युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, 2 साल तक, इसमें 1 साल। पता चले कि तुम लोग 10वीं के बाद टिके कोचिंग करने, जो छोड़ ही नहीं रहे हो, नहीं, 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, ये ध्यान रखना। मिनिमम 50% छात्राएं, अगर 100 लाभ देंगे तो 50 लड़कियों को देंगे, 50 लड़कों को देंगे, ठीक है। अब 50 लड़कों को जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ये मिनिमम 50 छात्राएं, इसका मतलब है कि 50 तो छात्राएं करनी है, 100 छात्राएं हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात लिखी हुई है। मिनिमम लिखा हुआ 50% छात्राएं। 4 जुलाई 2022 को एक पोर्टल शुरू किया और कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा? 30,000, कुल 30,000 है। इसके अंदर IS के लगे, RS के लगे, IIT जी के लगे, नीट के लगे, पटवार के, रीट के, अलग अलग भर्तियों के अलग अलग है। कुल फायदा कितनों को मिलेगा? 30,000। और ये घोषणा की थी बजट। अभी कौन सा बजट पेश किया बताओ? अभी कौन सा बजट पेश किया सरकार ने? किसके ख्यालों में खोए हुए थे? अच्छा, पहला दिन ही है। चलो आप बताओ, 2024-25 का बजट, कौन सा बजट पेश किया? 2024। ये कौन सी घोषणा हुई थी? 2023। बात समझ में आ गई? अनुप्रति कोचिंग योजना देखो, शुरुआत 5 जून 2021। वर्ग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम, 50% छात्राएं, और कुल कितने विद्यार्थी है? 30,000 विद्यार्थी, ठीक है। चलो, विद्यालयों के प्रकार लिखे हुए हैं, सुनो। पहला कौन सा है? कस्तूरबा गांधी। शुरुआत याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। 6 से 12 तक थे, ठीक है। और मेवात 6 से 8 तक। मैंने बताया था क्या मेवात के बारे में? कहां से कहां तक थे बताया था? हाँ, तो ठीक है, 6 से 8 तक थे। और ये मेवात क्षेत्र कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया अध्याय 3 में, बताया था ना, उसके तहत संचालित है। 10 स्कूल है जो अलवर में, क्योंकि मेवात आपको पता अलवर डिग और खेरथल वाला एरिया है, तो वहां पर 10 स्कूल संचालित है, ठीक है। आदर्श विद्यालय योजना कब से शुरू है? 2015। प्रत्येक ग्राम पंचायत है, पंचायत नहीं है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चयनित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल को आदर्श विद्यालय बताया था ना। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन सा होगा? आदर्श। और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, ये लैब आ गया यहाँ पर, उत्कृष्ट विद्यालय नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। उत्कृष्ट विद्यालय प्राथमिक लेवल का होगा और आदर्श विद्यालय माध्यमिक लेवल का होगा। ये शहरों में भी लागू है। लैब विद्यालय बताया, प्रत्येक जिले के 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को चयन किया जाएगा। प्रत्येक लैब विद्यालय को डाइट के किसी फैकल्टी को गोद दे दिया जाएगा, बताया था, डाइट को गोद दे दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगला, स्वामी विवेकानंद सरकारी स्कूल, सुनो, 2016 में बताया शुरुआत होगी, 6 से 12 तक, CBSE पैटर्न बता दिया। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होंगे। अब 55% सीटें बालिकाओं के लिए। मैंने कहा 55 क्यों कि आप 99 कर दो, पहले 50 की, 50 किसमें आरक्षण था? अरे रिट में नहीं, यहाँ पर बताया ना 50। हाँ, कोचिंग में, वो अनुप्रति कोचिंग योजना में 50 था, यहाँ पर कितना है? 55। मतलब मिनिमम 55 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, और 45 नहीं होने चाहिए। 100 हो सकती है लड़कियां, लड़कों को आरक्षण। हाँ, आगे मैं योजना बताऊंगा। देखो, योजनाओं की हेडिंग आएगी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, है ना। विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में एक भी योजना लड़कों के लिए नहीं है। नाम क्या हो जाना चाहिए? छात्राएं कल्याणकारी योजनाएं।
मैं आपको एक बात बताऊंगा, राहुल गांधी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो वो एक योजना लॉन्च करेंगे, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। अभी चल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो शुरू करेंगे। सुनो, चलो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये कौन से थे? स्वामी विवेकानंद। ये है महात्मा गांधी। 2019-20 ये कक्षा 1 से 12। कई लोगों ने पता इसका विरोध किया था कि तुम लोग एक पहली क्लास से बच्चों को इंग्लिश दे रहे हो, तो पहली क्लास में टाबर बोलना ही नहीं सीखता, तो के सिखाना तो पड़ेगा, तो नहीं सिखाओगे तो भविष्य में जाकर दिक्कत होगी। और वैसे आपको एक बात बताऊं, बच्चा मातृभाषा के अंदर जो चीज़ सीखता है ना, वह आप भले कोई भी लैंग्वेज कर दो, उस लैंग्वेज के अंदर नहीं सीख पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बोला कि बच्चे को 8वीं तक उसकी मातृभाषा में ज्ञान दिया जाएगा। ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात बोली है, क्योंकि अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलने लग जाऊं, बोलना नहीं आता है मान लो, है ना, अगर मैं इंग्लिश में बोलने लग जाऊं तो पहले दिन आए हो ना, कल आओगे नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं। और अगर मैं ही मारवाड़ी में थोड़ा यूं हिंदी में बोलूंगा तो आपके एग्जाम में याद रहेगा कि सर ने वो बात सुनाई थी, वो टिक हो जाएगा आपका आंसर, पता ही नहीं चलेगा। इंग्लिश में यही हो गया, तो मातृभाषा बहुत जरूरी है बच्चे को। तो ये बहुत विरोध हुआ था इसका कि पहली क्लास के अंदर तुम इंग्लिश दे रहे हो, बच्चा क्या सीखेगा, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं सिखाओ। तो अंग्रेजी माध्यम ये कौन से पैटर्न पर है? आरबीएसई, ये सीबीएस है। 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में ये कुछ नहीं घोषणा कर रखी है, ठीक है। अब सुनो, आदर्श वेद विद्यालय सुनो। आदर्श वेद विद्यालय क्या होते हैं? एक रेवासा धाम सीकर है, सुना है, वहां पर एक ऐसा विद्यालय चलता है। तो अब की बार सरकार ने घोषणा की कि जो रेवासा धाम सीकर है ना, उसकी तर्ज पर हम लोग प्रत्येक संभाग स्तर पर इस तरह के विद्यालय बनाएंगे, जो है आदर्श वेद विद्यालय। नाम से पता चल रहा है वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। और हमारी सरकार, हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं, वो मानते हैं कि वेदों के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है। आपने 4 वेद पढ़ोगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो उन वेदों का ज्ञान देने के लिए आदर्श वेद विद्यालय प्रत्येक संभाग स्तर अभी कहां पर है? रेवासा धाम सीकर में, ठीक है। अगला, महिला शिक्षण विहार सुनो। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ये राजस्थान के अंदर सिर्फ एक जगह संचालित है, झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। आप लोगों ने वसुंधरा राजे का नाम सुना होगा, हाँ, झालरा पाटन से विधायक थी, है ना। तो झालावाड़ उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, तो उन्होंने झालावाड़ में तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए महिला शिक्षण विहार की शुरुआत की, ठीक है। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक जगह पर है, कहां पर? झालावाड़। आदर्श वेद विद्यालय भी अभी तक एक जगह पर ही, कहां पर? लेकिन कहां पर बनेंगे? प्रत्येक संभाग स्तर पर। बात समझ में आ रही है? तो महिला शिक्षण विहार ये झालावाड़ में संचालित है। तलाकशुदा, विधवा और आदिवासी महिलाओं हेतु यह शुरुआत की गई है महिला शिक्षण विहार की, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम श्री। देखो, एक बार है ना पेपर में सवाल पूछा कि श्री की फुल फॉर्म क्या है? क्या पूछा? श्री की फुल फॉर्म SHRI, है ना। एस का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म हो गई? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये श्री SH है ना, R राइजिंग, I इंडिया। अब सुनो, ये भाई ने से बोला H का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि कोई मतलब होता ही नहीं है, लेकिन अब SRI तो कर नहीं सकते, तो करें क्या? तो SHRI ऐसे जोड़ तोड़ के वो फुल फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक शब्द का कोई अक्षर हो, ठीक है, वो कहीं जोड़ तोड़ के सब बना देंगे। अब इसमें तो H निकल गया यहाँ पर, है ना, नहीं होता तो ऐसा थोड़ी ना, मतलब फुल फॉर्म नहीं है फुल फॉर्म स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। अब पीएम श्री के तहत क्या होगा, मैंने आपको, मैडम बताओ NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे प्रावधान किए। मैंने आपको बताया था 10+2 की जगह 5+3+3+4 लाया जाए, और भी बहुत कुछ चीजें। मतलब मैं आपको ऐसी बातें बोलूँ कि ऐसी बातें लिखी हुई थी जो अगर मैं आपको यहाँ बोल के सुनाऊंगा ना, तो आपको यूं लगेगा कि सर आप गप्पे टेक रहे हो। क्योंकि देखो, कुछ बातें सुनाता हूँ। ये 5+3+3+4 एकदम सही है। बोला क्या? प्रत्येक विद्यालय के अंदर रहने की फैसिलिटी होगी बच्चों के लिए। दूसरी बात, प्रत्येक विद्यालय के अंदर हाई टेक्नोलॉजी लैब होगी, जहां पर कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। अब ये पता नहीं, कमरे भी नहीं है,
तो हाई टेक्नोलॉजी लैब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये बात बोल दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बोल तो दी, अब इसको लागू करना पड़ेगा। अब लागू अपन एक साथ सभी विद्यालयों के अंदर तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। तो अपन ने क्या किया, ब्लॉक लेवल पर एक विद्यालय का चयन किया। अब ब्लॉक का मतलब समझते हो या नहीं समझते? तुम लोग जब एसडीएम बनोगे तो सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ होगी? ब्लॉक में। एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिसर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपखंड अधिकारी। उपखंड मतलब ब्लॉक होता है, वो एक ब्लॉक को संभालता है। जैसे, और तहसीलदार तो इससे भी नीचे है, ब्लॉक के अंदर तहसील आती है ना। जिले के अंदर ब्लॉक आता है, ब्लॉक के अंदर तहसील आती है, तहसील में पटवार आता है, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा राज्य बटा हुआ है। राज्य में संभाग, संभाग में जिले, जिले में उपखंड, उपखंड में तहसील, तहसील में पटवार, ठीक है। तो उपखंड होता है ना, वो उपखंड को संभालता है उपखंड अधिकारी, और उसके नीचे तहसील होती है, उसमें बैठता है तहसीलदार, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस पीएमश्री के अंदर उपखंड लेवल पर एक विद्यालय का चयन किया, और उस एक विद्यालय को अपन इस पीएमश्री योजना के तहत विकसित करेंगे। तो सुनना क्या लिखा हुआ है, देखो एनईपी 2020 के अनुसार सभी स्तरों पर समग्र रूपांतरण करना। प्रत्येक ब्लॉक लेवल से 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, एक शिक्षा माध्यमिक का होगा और एक प्रारंभिक का। तो ब्लॉक लेवल से 2 विद्यालय, एक सेकेंडरी का और एक प्राइमरी का। बात समझ में आ गई? तो ये योजना कौन सी है? पीएम श्री। श्री की फुल फॉर्म स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। चलो ये समझ में आ गई। अब सैनिक स्कूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको पेपर में यही पूछता है कि राजस्थान में कहां पर सैनिक स्कूल संचालित नहीं है। देखो, अगर 3 आए या 4 आए, कहीं पर भी अगर 3 है या 4 है, तो वहां सवाल बनेगा कि कहां पर संचालित नहीं है। अगर किसी का आंसर एक ही है, जैसे आदर्श वेद विद्यालय रेवासा दामसीकर में, तो सवाल क्या बनेगा, आदर्श वेद विद्यालय कहां पर संचालित है? तो आपका आंसर आएगा रेवासा दामसीकर। जैसे महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में, तो आंसर आएगा महिला शिक्षण विहार कहां पर संचालित है? आंसर क्या आएगा? झालावाड़। अब सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर 3 है, ठीक है। एक चित्तौड़गढ़ में, एक दोरासर झुंझुनू में, दोरासर जी दोरा होता है ना, वो दोरासर, ठीक है, दोरासर झुंझुनू में। एक हल्दिया, हल्दिया अलवर में, ठीक है। जी दोरा होने पर आप हल्दी खाते हो, तो जी दोरा मतलब दोरासर, और हल्दिया अलवर। याद आ गई? तो ये तीनों आपके कहाँ है? सैनिक स्कूल, ठीक है। दोरासर ये सेकंड, चित्तौड़, दोरासर, हल्दिया, ठीक है। ये चौथा प्रपोजल है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। 3 आपको ध्यान रखना है, और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे ये बोला है। अब 100, अभी 3 है, 100 कहाँ पहुंचेंगे? समझ रहे हो? 3 आपको ध्यान रखना है, ये 3, 6 से 12 तक। और कौन सा पैटर्न है? सीबीएसई। ये 6 से 12 याद करो, स्वामी विवेकानंद, और वो भी कौन सा पैटर्न था? सीबीएसई। तो स्वामी विवेकानंद की तर्ज पर ही है, वो भी 6 से 12 तक थे, और वो सीबीएसई। लेकिन उसकी कॉपी की महात्मा गांधी 1 से 12, और पैटर्न आरबीएस। समझ में आ रही बात है? चलो अगली बात करते हैं। कुछ नहीं, इतना आप पहले लिखो, अगली योजनाएं मैं आपको शांति से करवाऊंगा। ये दोनों लिख दी थी, विद्या संबल लिखनी है, लिखनी है तो लिखो, एक लाइन ही है, ज्यादा है नहीं। एक बात और बताता हूं विद्या संबल के बारे में। विद्या संबल के अंदर गेस्ट फैकल्टी रखने का बोला कि आप लोग गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की कोई फैकल्टी रख दो। अब फैकल्टी तो रख दें, अब जो तैयारी कर रहे थे ना, उनको लगा कि अगर गेस्ट फैकल्टी को रख दिया तो वैकेंसी निकालेंगे क्या? नहीं। तो इन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया था विद्या संबल योजना को, बाद में जाकर इसको पोस्टपोन कर दिया था। है? तो कपड़ा लड़कों को भी मिलेगा, लड़कियों को भी मिलेगा। विद्या संबल में लड़की भी जा सकती है, लड़का भी जा सकता है। हाँ? पैसे तो अभी तक मैंने बताया नहीं, अब बताऊंगा तब बात होगी। तो लड़कियों को जो स्कूटी मिलती है वो उनके भाई चलाते हैं, वो नाम लड़कियों का है, फायदा वास्तव में भाई लेते हैं। मैंने तो आज तक कभी कोई लड़की की साइकिल मिलती है ना पिंक कलर वाली, अलग से टोकरी लगी हुई आगे, वो भाई चला जाते थे। मेरे को तो कभी भी, बहन तो कभी दिखी नहीं।
मोबाइल मिले, मोबाइल भी पता नहीं कौन कौन यूज कर रहा है। लिख दिया विद्या संबल, एक लाइन लिखनी थी। लिखो अनुप्रति कोचिंग योजना। ये देखो मैंने शॉर्ट्स में लिखे ताकि है ना आप लोग उसको याद कर पाओ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नीट वगैरह है ना, उनमें तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, 12th के बाद होता है, तो 12th के परसेंटेज 12th के परसेंटेज काम आएंगी, न्यूनतम योग्यता के परसेंटेज काम आता है। अरे तुम अपना ध्यान रखो। ये ना नोडल विभाग लिख देना, 3 विभाग है वो नोडल विभाग है, इसको साइड में सबसे लास्ट में ऐड कर देना। हाँ अनुप्रति के अंदर ही है। एक सजग पोर्टल मैंने बताया था, बताओ किसके लिए था? आवासन मंडल के लिए सजग पोर्टल था। ये जो मैंने आपको शहरीकरण टॉपिक करवाया है ना, आप में से अगर किसी ने ईओआरओ का फॉर्म भरा हो तो आप देखना उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो आपका अध्याय 7 है। किसी ने भरा है तो देख लेना। भरा किसी ने नहीं होगा, वैसे तो कोई एलिजिबल था नहीं उस टाइम। आपने भरा है? नहीं भरा। होता क्या है? क्या हो गया? नहीं नहीं इंग्लिश नहीं है, एक पेपर ही है और इसकी जो पावर है वो इक्विवेलेंट टू आरएस है। सिर्फ एक पेपर एमसीक्यू लेवल का है, आपको वो पास करना होता है और आप लोग ईओ आरओ बनते हैं। ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। योग्यता स्नातक चाहिए बस। एज तो कितना है, 21 साल प्लस है। अनलिमिटेड है। सैलरी भाई मेरे को पता नहीं कितनी है। अब सर फोर्थ ग्रेड की भर्ती है ना, 52,436। अपन है ना मतलब अपन को इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं तो लग ही जाऊंगा, सिर्फ सैलरी पूछूं।
पोस्ट मात्र 250 है पूरे राजस्थान के अंदर। ये एक्चुअली भर्ती आज से 1.5 साल पहले आई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस भर्ती को रद्द कर दिया। अब पुनः वापस एग्जाम हो रहा है, ठीक, ईओ आरओ। और एक मैं आपको एक बात और बताऊं, कल एक अकाउंटेंट का रिजल्ट आया मेंस का, ठीक है। मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कट ऑफ थी 516 और वह कट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पहुंच गई लगभग 590 से 595 के बीच में। 590, 516 से जंप किया 590, कितने बढ़ गई? लगभग 74 नंबर बढ़ गई। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की बात कर रहा हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आज तक अकाउंटेंट की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कभी भी 515 से बाहर नहीं गई। इस बार चली गई 590, और उसमें भी जनरल की कट ऑफ जो थी वह थी 603 लास्ट टाइम से, और इस बार में 100 नंबर का फर्क। और पेपर अगर हाथ लगाओ ना तो पेपर उठे ही नहीं, इतना भारी। अब वो अपन नहीं कह सकते लीक हो गया नहीं हो गया। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ना लेवल दिनों दिन बहुत टफ हो रहा है, अपन को है ना उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अपन ये देखते हैं कि आरएस की लास्ट कट ऑफ कितनी थी। आरएस में लास्ट टाइम प्री में 100 गई है कट ऑफ, और 100 कभी गई नहीं। अब पता नहीं 100 कैसे गई। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग पढ़ेंगे, मजे मजे में देंगे, पास कर लेंगे, ऐसे कहीं मजे मजे में देने वाले चले गए। वो 5 अटेम्प्ट देते हैं, 6 अटेम्प्ट देते हैं। और रियल बता रहा हूँ, अपन ये मानते नहीं है। कई लोग क्या होता है कि 5-5 साल तक, 6-6 साल तक सिर्फ एक के पीछे खा पी के पढ़ते हैं कि हमको बढ़ना आरएसई है, आरएसई, आरएसई है। और जब नहीं बढ़ पाते तो फिर उनको बस वो ऐसा लगता है कि जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो आप लोग है ना थोड़ा मेंटली डेवलप हो जाओ। मैं सही बोल रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बातें खत्म हो जाएगी आपकी एक दिन। अभी आप लोग सीरियस नहीं हो कोई भी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप और तो छोड़ो, बीएसटीसी का कट ऑफ देखो। बीएसटीसी तो ये है, ये आरएसई है, समझ में आई? बीएसटीसी ये, आरएसई है। बीएसटीसी की कट ऑफ भी यूं बढ़ रही है तो आरएसई कट ऑफ छत तोड़ेगी। सही बोला? लिखो आगे। ये पहले अलग से विद्यालय चलते थे, अब उनको इसके अंदर मिला दिया, ये विद्यालय बंद कर दिए। जैसे एक राष्ट्रीय योजना चलती थी, उस राष्ट्रीय योजना का विलय कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना में, है ना? तो उसी तरह से तो पढ़ाने का टाइम शाम का बहुत सही रहता है। दोपहर में तो मुझे आती है, तुमको नहीं आती होगी।
आज फिर दोपहर वाली क्लास किसने ली, 1 से वाली? अच्छा 3 बजे बुलाया आपको। लिख दिया? आगे चलो। लिखो आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय के बाद है ना 4 नंबर पे मैं लिखवा रहा हूं उत्कृष्ट विद्यालय। किसके लिखना है? ये तुम पीछे वाले चारों कर क्या रहे हो? लिखो आदर्श विद्यालय। पीछे रह गए तो इस बार रहे हो, अगली बार ध्यान रखोगे। उत्कृष्ट विद्यालय।
हो गया। आगे लिखो 5 नंबर, 5 नंबर लिखते तो ये 6 नंबर लिखिए। CBSE में इंग्लिश ही होता है। अरे मेरे भाई ई है, CBSE। RBSE। हो गया, चलें आगे। वापस लिखो ना, तब एक बार है ना थोड़ा ध्यान से और समझ के फिर लिखा करो, ताकि पता चले कि समझाया यही था, हम लिख ये रहे हैं। लिखो 8, 8वां और 9वां।
चलो आगे। इसमें श्री की फुल फॉर्म लिखना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। किसका मतलब? अनुमोदन मतलब ये शुरुआत। लो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कैबिनेट का, सुना है? कैबिनेट या फिर इसको अपन बोलते हैं मंत्रिमंडल, सुना है? पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ ये अनुमोदन शब्द कहाँ से आया। मंत्रिमंडल विस्तार। राज्य के जिले के प्रत्येक ब्लॉक, और यूएलबी। यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, या नगर निकाय बोलते हैं जिसको अपन। अब सुनिए, देखो ये अनुमोदन शब्द कहाँ से आया। देखो आप लोगों ने ना राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा है संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा होगा कि उसने तीसरा आपातकाल लगाया था 1977 में, लगाया था ना। तब इंदिरा गांधी ने जब तीसरा आपातकाल लगाया था ना, तो उस समय उन्होंने आपातकाल लगाया कैसे? आपातकाल के लिए वास्तव में मंत्रियों से सलाह मशवरा करना होता है। इंदिरा गांधी सीधी राष्ट्रपति के पास गई। उस समय राष्ट्रपति थे शायद फखरुद्दीन अली अहमद, नहीं वीवी गिरी तो दूसरे टाइम थे। तीसरे टाइम जब उसने आंतरिक अशांति का हवाला दिया था ना, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। वो राष्ट्रपति के पास गए कि आपातकाल लगाना है, और राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी की बात मान ली और भारत में आपातकाल लगा लिया। जब उसके मंत्री सुबह उठे ना और रेडियो चालू किया, उस रेडियो पर पता चला कि भारत में क्या लग गया, मतलब मंत्रियों को भी पता नहीं भारत में क्या लगा, आपातकाल। उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द जोड़ा, मंत्रिमंडल। आप देखो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन लोकसभा में पास हुआ, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिली ना।
तो क्या, जेपीसी के पास भेज दिया ना बिल। अरे तुम दूसरी बात करो, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसकी मंजूरी मिली? कैबिनेट की। कैबिनेट पहले मंजूरी देता है, उसकी मंजूरी मिलने के बाद कोई बिल होता है वो लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। तो अनुमोदन का मतलब क्या होता है? कोई योजना लॉन्च की, उस योजना को पहले कैबिनेट के अंदर रखते हैं, उस कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्य बैठते हैं और वो अपनी हामी भरते हैं कि ठीक है इस योजना को शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए इस शब्द का निकला है अनुमोदन। बात समझ में आ गई? अनुमोदन शब्द वहां से लिया गया है। तो इस तारीख को अनुमोदन हुआ था, आप इसको शुरुआत मान सकते हो 7 सितंबर 2022। ठीक है, लिखो सैनिक स्कूल। हल्दीया सही है ना? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। नहीं लिख लो, प्रस्तावित है ये। मैंने ब्रैकेट में मंथ भी लिखा है, ये इस मंथ के करंट अफेयर के अंदर ये चर्चा में रहा था सितंबर 2024 में। ये भवानी निकेतन, एक शांति निकेतन नाम सुना है? कहाँ पर है शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर है उसमें अभी शामिल हुआ मोइदम, मोइदम असम में, उससे जस्ट पहले शामिल हुआ था, वो हुआ था शांति निकेतन। ठीक है, तो शांति निकेतन यूनेस्को में भी शामिल है। ये लिखा हुआ भवानी निकेतन और वो है शांति निकेतन। ऐसा कैसा? ये लिखा हुआ हल्दीना, हल्दीना अलवर में एक हल्दिया आता है, हल्दिया। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और ये भारत का एक बंदरगाह है। कौन सा? हल्दिया, वो पश्चिम बंगाल में और ये हल्दीना है। हो गया? अब सुनो, अब मैं कुछ योजनाओं की बात करता हूं। यहां से छात्रवृत्ति और पुरस्कार योजनाएं शुरू होती है। पहली जो योजना है उस योजना का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। सुना, इन योजनाओं को ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी कभी भी। सुनो, पहली बात, मैं जितनी पुरस्कार, जितनी योजनाएं, जितनी छात्रवृत्ति करवाऊंगा वो सभी लड़कियों को दे। बात समझ में आ गई? तो आप ऐसा मत सोचना कि किसको मिलेगी, किसको मिलेगी? लड़कियों को। अब वो सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। सुनना, पहली योजना कौन सी है? इंदिरा प्रियदर्शनी। अब इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की थी, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को बोलते थे प्रियदर्शनी के नाम से, तो नाम पड़ गया इंदिरा प्रियदर्शनी। इस योजना के अंदर अपन उन बालिकाओं को सम्मानित करेंगे जो 8वीं, 10वीं और 12वीं, इन 3 क्लास के अंदर उसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। सुनना ध्यान से, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, लेकिन ये प्रथम स्थान अलग अलग कैटेगरी के अंदर दे रखे। सुनना, कैसी कैटेगरी?
एक है SC, ST, OBC, EWS, MBC, विकलांग और माइनॉरिटी। कितनी हो गई? 7। SC हो गई, ST हो गई, OBC हो गई, EWS हो गई, MBC हो गई, विकलांग हो गई, माइनॉरिटी हो गई, एक और बाकी है, 8 है। SC, ST, OBC, MBW, EWS, BPL, हाँ एक कैटेगरी और है BPL। तो कुल कितनी कैटेगरी? 8। समझ में आ गई? अब 8वीं के अंदर सुनो, 8वीं के अंदर वो बालिकाएं जिसने इन 8 कैटेगरी के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया, इन 8 कैटेगरी के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया। जैसे 8वीं में एक लड़की है जिसने EWS से टॉप किया, उसको पैसा मिलेगा। 8वीं में किसी ने OBC से टॉप किया है, उसको पैसा मिलेगा। 8वीं में किसी ने ST से टॉप किया है, उसको पैसा मिलेगा। इस तरह से 8वीं में कुल कितनी बालिकाएं? 8 बालिकाएं। ठीक है। 10वीं में भी 8 बालिकाएं और 12वीं में भी 8 बालिकाएं। तो कुल मिलाकर एक जिले से 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। समझ में आ गई बात? कि कौन कौन सी क्लास है? 8वीं, 10वीं, 12वीं में अलग अलग कैटेगरी में कुल 8 कैटेगरियों में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। सम्मान में 8वीं की जो बालिका है इसको मिलेंगे 40,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 40,000 रुपए। जो 10वीं की बालिका है इसको मिलेंगे 75,000 रुपए और जो 12वीं की बालिका है इसको मिलेंगे 1 लाख प्लस स्कूटी और जीवन हाथ से देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। समझ में आ गई? वास्तव जीवन हाथ से देते हैं सरकार, मुख्यमंत्री आगे आएंगे और मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाएंगे और हाथ होगा वो जीवन हाथ होगा। ठीक है, तो 1 लाख प्लस स्कूटी। अभी 2 दिन पहले एक योजना हुई, लाडो प्रोत्साहन योजना। उस लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त 2,500 रुपए है ना। एक प्रोग्राम किया था बहुत बड़ा मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के तहत एक मैंने आपको समझा था DBT, हाँ समझाया था ना। अब मुख्यमंत्री जी आए कि मैं इस योजना के तहत अब 2,500 रुपए की पहली किस्त सभी के खातों में जमा कर रहा हूँ। ऐसे किया और एक क्लिक किया और 2,500 सबके खातों में। समझ में आई बात? तो इसको अपन बोलते हैं, अरे मेरे भाई तू कहाँ से पढ़ गया है? मैं DBT कुछ और पढ़ा रहा हूँ। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो अलग है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना अलग है, वो आगे आएगी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो DBT वाउचर योजना मैंने समझाई थी ना। तो DBT के तहत क्या होगा? सभी के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कुल कितनी बालिकाओं को सम्मानित करेंगे? 24। 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000, 12वीं में लाख रुपए प्लस स्कूटी। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। सुनो, 2019-20 से प्रारंभ है। ये 8 कैटेगरी है, 8, 10, 12 कक्षा में हर जिले से। 8वीं के 40,000, 10वीं के 75,000, 12वीं के 1 लाख। स्कूटी लिखी हुई नहीं है, स्कूटी है। ठीक है, और नाम क्या? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म होता है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को ये योजनाएं के तहत पैसा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक आपने सुना होगा गार्गी पुरस्कार, आप में से भी किसी को मिला होगा, है ना। तो गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के अवसर पर देते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर, और ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 19 नवंबर को, क्योंकि इंदिरा गांधी का क्या है? जन्म दिवस। समझ में आ गई? 8वीं, 10वीं, 12वीं कितनी कैटेगरियां? 8 कैटेगरियां। 8वीं की 40,000, 10वीं की और 12वीं की 1 लाख प्लस स्कूटी। लिखो, हेडिंग डालो आप, मैं लिखवा देता हूं आपको। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। मैं जैसे बोल रहा हूं ना उसको ऐसे लिखना ताकि आप लोगों को पढ़ने में समस्या नहीं रहेगी। पहला लिखो शुरुआत 2019-20 से।
शुरुआत 2019-20। लिखिए अगला पॉइंट। योजना के तहत इस योजना के तहत प्रत्येक जिले की 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत, प्रत्येक जिले की 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत बालिकाएं जिन्होंने अब ये कैटेगरिया लिख लो, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और बीपीएल। ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और बीपीएल। ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक। कैटेगरी लिख दी। मैं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, मैं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। फिर लिखो पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि लिख लेना। 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख प्लस स्कूटी। 1 लाख रुपए कैश मिल जाएंगे और लाख रुपए स्कूटी हुई है 2 लाख रुपया। ठीक है। और सबसे लास्ट में लिख लो 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई योजना? कौन सी योजना है? इंदिरा प्रियदर्शनी। समझ हो गया? ओह ठीक है, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे आगे।